Hey, hello everyone. Here I am again, your host and चिंकी। और आज मैं आपके लिए आपका 5th चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आ चुकी हूँ। तो इससे पहले हमने अपना इसी चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने 2 देशों के बारे में पढ़ा था। पहला आपका बांग्लादेश था, देन सेकंड आपका पाकिस्तान था। आज भी हम सिर्फ 2 देशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेरा मानना ये है कि यदि हम जितने भी टॉपिक्स हैं उनको साथ में कवर करेंगे ना, तो वो जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा, जिसमें ये हो सकता है कि आप वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे या फिर समझना नहीं चाहेंगे। इसलिए चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, ताकि आपको भी बर्डन ना लगे, आप भी उनको इतना बड़ा ना सोचे, उन टॉपिक्स को इतना बड़ा ना सोचे जितने वो है भी नहीं। तो मैंने इसीलिए इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें हम टोटल आपके 5 देशों के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर अब तक क्या लोकतंत्रीकरण चल रहा है, वहाँ पे लोकतंत्र है, नहीं है तो किस तरह का है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे तीनों पार्ट्स में। तो पहले पार्ट में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऑफ कोर्स। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर आज हम अपने 5वें चैप्टर का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम सिर्फ 2 देशों के बारे में पढ़ेंगे आज। इस वीडियो के बाद जो आपका थर्ड पार्ट आएगा ना, उसमें एक ही देश बचेगा आपका, जो आपका मालदीव है वो बचेगा। उसके बाद ये चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। और जो मालदीव है वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और इस चैप्टर में हमें सीबीएसई द्वारा सेशन 2022 से 23 के लिए जो सिलेबस दिया गया था, उसमें सिर्फ आपको 5 देश पढ़ने हैं दक्षिण एशिया के अंडर आने वाले। आपको मैं पहले वीडियो में भी क्लियर कर चुकी हूँ कि जो हमारा दक्षिण एशिया है, यहाँ पे 7-8 देशों को इंगित किया जाता है। यहाँ पे 7-8 जो देश हैं आपके वो बसते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 5 ही दिए गए हैं सीबीएसई द्वारा पढ़ने के लिए। तो हम सिर्फ उन 5 पर फोकस करेंगे, ना कि उन 8 पर। वैसे आप एक जनरल नॉलेज के लिए उन 8 देशों का जो नाम है वो आप याद रख सकते हैं। क्या पता आपको वो एमसीक्यूज़ में देखने के लिए मिल जाए, भले ही वो जो देश हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो लोग पूछ लेंगे कि दक्षिण एशिया में कितने देश शामिल हैं। तो ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मेरी तरफ से आपके लिए। तो आज हम, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, कि हम 2 अपने जो देश हैं, नेपाल और आपका श्रीलंका, इसको कंटिन्यू करेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक यहाँ पे लोकतंत्र है या नहीं है। अगर है भी तो वो किस प्रकार का है, किस प्रणाली से चल रहा है, वो स्थापित कैसे हुआ। आपको एक चीज़ मैं पहले बताना चाहूँगी कि जो आपका श्रीलंका है ना, इसमें गृह युद्ध जैसी एक समस्या है, आप चाहे माने तो। इसी के बारे में हम क्या है डीप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मुझे लगता है कि यदि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत ज़्यादा लगेगी, आप इसको एक कहानी की तरह समझिए, ना कि कि सीरीज़ वाइज आप इसको समझिए कहानी की तरह। आपको इतना पता है कि पढ़ा लिखा हमें इतना याद नहीं रहता जितना हम सुनते हैं और देखते हैं। तो मे बी आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए, ताकि आपका बीच में एक भी जो है टॉपिक ना स्किप हो जाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका सिलेबस अधूरा हो जाए। अधूरे से मतलब है कि आपने सिलेबस तो पूरा कर लिया है, लेकिन कुछ बीच की चीज़ें हैं जो आप नहीं बता पा रहे हो। वो इसीलिए हो सकता है कि यदि आप हो सकता है कि आप वीडियो स्किप करें, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो। हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हर एक चीज़ आप कहें तो पार्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देश हमारे सामने आता है नेपाल, और फिर आपका सेकंड आता है श्रीलंका। तो इनके बारे में हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो टॉपिक्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो देखिए एक बार, नेपाल में पता ही है आपको, पहले राजतंत्र था, राजतंत्र के बाद क्या है लोकतंत्र स्थापित हुआ हमारा नेपाल में। तो हम इसी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि पहले यदि राजतंत्र था तो वो क्यों है, और अब लोकतंत्र क्यों आ गया, क्या राजतंत्र सारे काम ठीक से नहीं कर रहा था। तो इसी बारे में हम नेपाल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। और जो आपका श्रीलंका है ना, इसमें आपका ये तो गृह युद्ध, जो आंतरिक उठापटक है ना इस
देश में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेनली आपका एक संगठन आएगा आपके सामने, लिट्टे, तो इसकी हम पूरी इन्फॉर्मेशन गेन करने वाले हैं आगे। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आपका देश आएगा वो हम करेंगे कवर, नेपाल। तो नेपाल के बारे में यदि मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, तो जैसा कि आप देखेंगे कि जो हमारा नेपाल है वो भारत का एक पड़ोसी देश है। आपको इतना भी पता होगा कि हमारे नेपाल और भारत के जो संबंध है वो थोड़े तो नहीं, अच्छे संबंध हैं। यहाँ पे बिना वीज़ा के आने जाने की सुविधाएं आपको प्रदान है। मतलब आपको नेपाल में जाना है तो आपको कोई वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना वीज़ा पासपोर्ट के वहाँ पे जा सकते हैं। ये कुछ हमारी नीतियों के अंडर आता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है ना आपका डार्क ग्रीन, ये हमारा पूरा भारत है। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है जहाँ पे मैं येलो लाइन को रन करवा रही हूँ, तो ये जो एरिया है आपका, ये नेपाल है। और आपको पता ही है नेपाल से आगे आपका क्या आता है, चीन। तो बहुत बड़ा देश नहीं है हमारा नेपाल। हम इसी एरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया, क्या पता कभी आपको मैप में पूछ लिया जाए कि नेपाल कहाँ पर है, तो आप उसकी लोकेशन है वो आराम से बता दे, इसलिए मैंने इसको स्लाइड में ऐड किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी इसके बारे में थोड़े से फैक्ट। अब किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए पहले, क्योंकि बिना जाने हम उसके बारे में इतनी अच्छी तरह से जानकारी नहीं ले पाएंगे। तो उसके बारे में थोड़ा बेस हमें बनाना पड़ता है। तो मैं आपका बेस यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। जैसा मैं आपको बताऊँ कि नेपाल एक बहुत खूबसूरत दक्षिण एशियाई स्थल रुद्ध राष्ट्र है। यहाँ पे जो स्थल रुद्ध है ना, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा देश है जिसके चारों तरफ क्या है, लैंड है। कहीं पे आपको पानी देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप यहीं पर देख लीजिए, जो आपका नेपाल है, यहाँ पे इसकी जो ऊपर की साइड देखेंगे तो आपको चाइना दिख जाएगा, लेफ्ट में आपको भारत दिख जाएगा, राइट में आपको भूटान वगैरह दिख जाएगा, और आपका जो नीचे है वो भी भारत वाला एरिया उसको कवर कर रहा है कहीं ना कहीं से। तो ये चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ देश है, तो इसलिए हमने इसको स्थल रुद्ध राष्ट्र माना है, जो कि दक्षिण एशिया में स्थित है। देखिए, नेपाल के उत्तर में आपको चीन देखने के लिए मिलेगा, और फिर इसका जो आपका स्वायत्त शासी प्रदेश है, जहाँ पर चीन ने 1950 में कब्जा कर लिया था, उसी साइड में आपको तिब्बत भी देखने के लिए मिलेगा। और यहीं पर आपका दक्षिण एवं पूर्व में तथा पश्चिम में आपको भारत दिखाई देगा। तो ये चारों ओर से क्या है, लैंड से घिरा हुआ एक देश है, जिसकी वजह से हमने इसको स्थल रुद्ध माना है। नेपाल के 81.3% जो नागरिक हैं वो हिंदू हैं। यदि 100% में से भी इतना प्रतिशत आपका सिर्फ हिंदू का है, तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि लगभग सिर्फ 19% ऐसी जो पॉपुलेशन है आपकी अदर धर्म वाली, लेकिन जो आपकी 81% जनता है वो वो हिंदू है, हिंदू धर्म को अपनाती है। नेपाल विश्व के प्रतिशत आधार पर सबसे बड़ा हिंदू आप माने तो राष्ट्र है। मतलब कि पूरे विश्व में इतने हिंदू नहीं रहते हैं जितना बड़ा परसेंट जो आपको नेपाल में हिंदुओं का देखने के लिए मिल जाएगा। नेपाल की जो राज्य भाषा है वो नेपाली है, और जो यहाँ के निवासी हैं हम उनको नेपाली कहते हैं। आपने सुना ही होगा, यदि कोई नेपाल से आता है तो आप उसे नेपाली कहेंगे, यानी कि वो नेपाल का रहने वाला है, वहाँ का जो है प्रवासी है, इसलिए हम उसे नेपाली कहते हैं। तो ये थोड़ा सा बेस था। मैं और आपको इसके बारे में पॉइंट बताती हूँ। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था, मतलब यहाँ की जो ज़्यादा जनसंख्या थी पहले के टाइम में भी वो हिंदू ही थी, और आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब है कि पिछले कुछ सालों में आधुनिक तो नहीं बोलेंगे हम इसको, कुछ टाइम पहले यहाँ पे क्या है, राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन। मतलब कि आधुनिक काल में ही यहाँ पे जो है आपको लोकतंत्र देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे राजा का शासन था, जिसके बाद यहाँ पे विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो गए थे कि हमें लोकतंत्र चाहिए, हम राजा के जो शासन है उससे खुश नहीं है, जिसके बाद यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हुआ। वो सब हम आगे देखने वाले हैं। राजनीतिक दलों और जनता की उत्तरदायी शासन की मांग के बावजूद भी राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसका मतलब ये है कि वहाँ का बहुत बड़ा तबका
लोकतंत्र के लिए मांग उठा रहा था कि हम राजतंत्र से खुश नहीं हैं, हमें लोकतंत्र चाहिए। लेकिन इस बात को वहाँ के जो राजा थे उन्होंने नहीं मांगा और उनकी जो आवाज़ है उनको कुचलते हुए उन्होंने अपना जो है राजतंत्र वो कायम रखा। लेकिन कोई इंसान किसको कितना ही रोक सकता है। फिर वहाँ की जो जनता है उन्होंने विरोध प्रदर्शन धरना वगैरह शुरू कर दिया, जिसके बाद आप कहे तो 2006 में राजा को उनकी मांग माननी पड़ी और जो हमारा नेपाल है यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो गया। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजा ने 1990 में लोकतांत्रिक संविधान की मांग जो है वो मांग ली। ये जो संविधान की आपकी मांग थी ना, ये जनता द्वारा की गई थी राजा से। वो क्यों की गई थी? क्योंकि जो राजा थे ना वो कहीं ना कहीं ऐसी नीतियाँ लाते थे जहाँ पर जनता को उतना फ़ायदा नहीं होता था जितना होना चाहिए था। आप ये कह सकते हैं कि वहाँ के जो राजा थे वो अपना जो भी आप कहे तो विकास करते थे जनता की मदद से। मतलब वो जनता काम करेगी और जितना भी मुनाफा होगा वो राजा की जेब में जाएगा। लेकिन यही जो बात थी ना वो जनता को पसंद नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने लोकतंत्र की मांग की। आगे देख लीजिए 1990 के दशक में जो माओवादी है ना, आपके ये माओवादी जो शब्द है इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। माओवादी देश के कई भागों में 1990 के दशक में माओवादी देश के कई भागों में अपना जो है प्रभाव सफलतापूर्वक जमा रहे थे और राजा की जो सेना है उसके साथ खुला संघर्ष कर रहे थे। अब आपका एक टर्म आता है माओवादी। माओवादी एक्चुअल में क्या होते हैं? ये माओवादी वो लोग होते हैं जो अपनी मांग मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन वगैरह पे कहे तो डिपेंड नहीं रहते हैं। वो अपनी मांग मनवाने के लिए अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बातचीत को रास्ता ना मान के बल प्रयोग करके अपनी बातों को मनवाते हैं, जिनको हम माओवादी बोलते हैं। उस टाइम पर जो माओवादी लोग थे वो नेपाल में बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। वो हर एरिया में अपना जो जमावड़ा है वो जमा चुके थे। कुछ समय तक जो राजा की सेना है उसने लोकतंत्र समर्थक और माओवादी के बीच त्रिकोणीय संघर्ष का आप कहे तो पहरा चलता रहा। मतलब जो अब आप ये सोचिए कि जो विरोध प्रदर्शन वगैरह हो रहा था ना, वो कहीं ना कहीं राजा, लोकतंत्र समर्थक जो जनता है वहाँ की, और यहाँ पे जो माओवादी लोग हैं, इन तीनों के बीच में चल रहा था कहीं ना कहीं। जो आपका लोकतंत्र समर्थक लोग हैं वो राजा से लोकतंत्र की मांग कर रहे थे और जो आपका माओवादी हैं वो अपनी मांगों के लिए कहीं ना कहीं इनके साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, बल का प्रयोग कर रहे थे। और राजा का जो आप कहें तो विरोध हो रहा था वो दोनों साइड से हो रहा था। तो इस तरह से जो आपका संघर्ष था वो त्रिकोणीय हो गया था, मतलब 3 साइड से हो रहा था। आगे चलिए 2002 में वहाँ के जो राजा हैं आपके राजा ज्ञानेंद्र, उन्होंने संसद को भंग कर दिया और इससे क्या हुआ कि वहाँ पे जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र बचा भी हुआ था ना वो भी ख़त्म हो गया। फिर अप्रैल 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन होना जो है वो स्टार्ट हो गए जनता द्वारा। किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ। इसके परिणाम स्वरूप जो आपके राजा हैं, राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो बचा खुचा लोकतंत्र था वो भी खत्म हो गया। यह प्रदर्शन जो हुआ था वो कहीं ना कहीं 7 दलों के नेतृत्व और माओवादी लोग और सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा किया गया था। मतलब ये सारे लोग जो हैं वो शामिल थे इस आंदोलन में जो कि राजा के खिलाफ हो रहा था। किस लिए? लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। अब लोकतंत्र तो स्थापित हो गया कि इतना ज़्यादा विरोध प्रदर्शन देखकर कोई भी राजा होगा उसको अपना पद त्याग कर देना पड़ेगा। लोकतंत्र को स्थापित करने की जो मांग है उसको मान ही लेना पड़ेगा। तो 2006 में भी ऐसा ही हुआ कि जो वहाँ के राजा थे उन्होंने जनता की, माओवादियों की और जो भी कार्यकर्ता थे नेतृत्व कर रहे थे जो आपका लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन का, तो मांग मान ली। और उसके बाद क्या है आपका जो 2006 के बाद हमारा जो नेपाल है वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो गया। लेकिन अब क्या स्थिति आई कि लोकतंत्र तो स्थापित हो गया, अब क्या स्थिति आएगी हमारे नेपाल में? तो चलिए वो देखते हैं। नेपाल के कुछ लोगों का अब भी यह मानना था कि यहाँ अलंकारिक अर्थों में राजा का पद कायम रहना बहुत ज़रूरी है ताकि जो नेपाल है वो अपने अतीतों से जुड़ा रहे। अब आपको इतना तो पता है, यदि 100% लोगों में से 85 लोग भी मानेंगे ना कि हमें हाँ लोकतंत्र चाहिए, तो 15% लोग ऐसे होंगे
जो उल्टी बात ही करेंगे, मतलब ना वो इस साइड के हैं ना वो उस साइड के हैं। वो ये भी कहेंगे कि हमें लोकतंत्र भी चाहिए और राजतंत्र भी चाहिए। तो यही कुछ 15% लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि जो राजा का शासन है वो हमारे देश में कायम रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारी संस्कृति है ना, हम उससे जुड़े रहेंगे। आधुनिक काल में क्या हो रहा है कि अपनी संस्कृतियों को भूलते जा रहे हैं। तो ये जो खतरा है राजतंत्र से नहीं आएगा हमारे देश पे। तो ऐसा ही वहाँ पर भी हो रहा था। माओवादी समूहों ने सशस्त्र जो आपका संघर्ष है उसकी राह छेड़ देने की जो है वो मान ली थी। मतलब कि इतना ज़्यादा बोलने के बाद भी जो राजा थे वो उनकी लोकतांत्रिक जो मांग थी उसको पूरा नहीं कर रहे थे, नहीं मान रहे थे। तो माओवादियों ने सोचा कि हम बोलते रहेंगे तो हमारी जो है मांग वो कभी पूरी नहीं होंगी। तो हम क्या करते हैं, हम सशस्त्र विद्रोह जो है वो छेड़ देते हैं, जिसके बाद हम बल प्रयोग करेंगे। फिर तो राजा को हमारी जो मांग है वो माननी ही पड़ेगी। माओवादी चाहते हैं कि संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रमों को जो है वो शामिल किया जाए। लेकिन 7 दलों के जो आपके गठबंधन थे उसमें से जो भी एडेड आपके गठबंधन है, सबकी एक सोच नहीं थी, हर दल की सोच सेम नहीं थी। भले ही वो 7 दल एक साथ जुट थे एक गठबंधन में, लेकिन सबकी सोच जो है वो सेम नहीं थी। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि जो आपका नेपाल है वहाँ की सामाजिक आर्थिक पुनर्संरचना की बात की जाए। मतलब कि अब क्या हुआ कि राजा का शासन खत्म हो गया, लोकतंत्र स्थापित हो गया। अब इतना प्रदर्शन हुआ है तो वहाँ की जो सामाजिक और आर्थिक रचना है वो खराब हुई होगी। तो उसको फिर से विकसित करने के लिए, उसकी फिर से पुनर्संरचना करने के लिए एक जो है प्रस्ताव लाया गया जो सबके द्वारा माना नहीं गया। नेपाल के द्वारा वर्तमान में अपनाए गए संविधान के तहत खड़ग प्रसाद शर्मा ओली अक्टूबर 2015 में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। मतलब कि अब इतना लोकतंत्र वहाँ पर स्थापित हो चुका है कि जो जनता है वो अपनी सरकार का चुनाव करती है, लोकतांत्रिक सरकार बनाती है और शासन वहाँ पे जो है वो चलता है। तो ये हमारे नेपाल की जो है स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई। मैं फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि पता चल जाए आपको। अब मैं आपको एक स्टोरी के बेस पे सब बता देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है कि जो हमारा नेपाल है वो भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल चारों तरफ से क्या है, स्थल से घिरा हुआ प्रदेश है, जिसकी वजह से हम इसे स्थल रूट भी कहते हैं। नेपाल के लगभग 75% जो जनता है वो हिंदू है। भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो भी नेपाल में ही हुआ था। नेपाल एक गरीब देश है। यहाँ पे क्या हुआ, पहले राजतंत्र था जिसके बाद लोकतंत्र आया। नेपाल में राजतंत्र और जो लोकतंत्र है वो कैसे आया, अब मैं आपको एक कहानी के जरिए, मतलब एक कहानी की जैसे बताती हूँ। नेपाल एक हिंदू राज्य था। यहाँ कई वर्षों तक क्या हो रहा कि आपका राजा का शासन रहा। यहाँ की जनता तथा राजनीतिक पार्टी एक उत्तरदायी शासन की जो है मांग उठा रहे थे, मतलब लोकतंत्र होने की जो है मांग उठा रहे थे। राजा ने सेना की सहायता से शासन पर नियंत्रण बना लिया था। जो हमारा राजा है, राजा शासन है, उसने क्या करा, जनता की जो मांग है उसको कुचलने के लिए सेना का जो है साथ लिया, जिससे यहाँ जो है लोकतंत्र की राह रुक गई कि अब लोकतंत्र तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि राजा ने जनता की जो है वो आवाज़ को दबा दिया है। इसलिए जनता ने लोकतांत्रिक सरकार की मांग करते हुए आंदोलन का रास्ता अपनाया। इसी में आपके जो लोग आ गए थे माओवादी, जिन्होंने आपका सशस्त्र विद्रोह छेड़ दिया था, बल प्रयोग कर रहे थे वो। राजा ने बाध्य होकर क्या करा कि 1990 में लोकतंत्र की जो है लोकतांत्रिक संविधान की जो मांग है उसको मान लिया। फिर क्या हुआ, 1990 के जो आपके दशक में नेपाल में है माओवादी अपना कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में प्रभाव जमा चुके थे। फिर राजा की जो सेना और माओवादियों के बीच में हिंसक झड़प हुई। मतलब फिर जो आपका संघर्ष चला ना लोकतंत्र के लिए नेपाल में, वो त्रिकोणीय चला। मतलब राजा की सेना के बीच, माओवादियों के बीच और जो आपके लोकतंत्र समर्थक लोग हैं उनके बीच। फिर 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। इससे क्या हुआ, जो थोड़ा बहुत भी वहाँ पर लोकतंत्र बचा हुआ था वो ख़त्म हो गया। फिर 2006 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उसके बाद राजा ने उनकी बात मान ली और संसद को बहाल कर दिया। इस देशव्यापी आंदोलन का जो आप कहें नेतृत्व किया गया था वो 3 लोगों के द्वारा किया गया था। आपका ये तो 3 समूहों के द्वारा किया गया था।
पहला आपका जो है वो था, जो आपका 7 दलों का गठबंधन है, उसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। फिर यहाँ पे सेकंड पे आपके सामाजिक कार्यकर्ता आए थे, और तीसरे जो लोग थे वो माओवादी लोग थे, जो अपनी बातों को मनवाने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे जो हमारे नेपाल में है ना, लोकतंत्र जो है स्थापित हुआ। अब एक बात और है कि जो हमारा भारत है और नेपाल है, इसके बीच के संबंध कैसे हैं। तो इनके जो थोड़े से आप कहें तो सहमति वाले मुद्दे भी है और मतभेद भी हैं इनके। अब हम सहमति देखते, थोड़े से पॉजिटिव पॉइंट देखें तो इनके बीच में इन दोनों के जो संबंध हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मधुर है। बिना वीज़ा पासपोर्ट के आप एक दूसरे देश में यात्रा कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, वहाँ पे जाके व्यापार हो गया, आपका वैज्ञानिक सहयोग हो गया, वो भारत द्वारा कहीं ना कहीं हर टाइम पे नेपाल को दिया जाता है। और मतभेद में देखें तो यहाँ पे ना थोड़े से आप कहें तो झगड़े हैं कि अतीत में व्यापार को लेकर इन दोनों के बीच में थोड़ा मनमुटाव है। भारत का कहना है कि कहीं ना कहीं नेपाल की दोस्ती है ना वो चीन से है। भारत विरोधी तत्वों को कहीं ना कहीं जो नेपाल की सरकार है वो सपोर्ट करती है, जो भारत को पसंद नहीं आता है। और नेपाल का ये कहना है कि जो भारत है ना वो हमारे अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाता है, जिससे कहीं ना कहीं हमारी आंतरिक संरचना को चोट पहुंचती है, जिसकी वजह से इनके बीच में कभी कभी जो संबंध है वो खटास से भर जाते हैं। तो ये थोड़े से मुद्दे थे इन दोनों के बीच में कि सहमति और मतभेद वाले, तो ये मैंने आपको बता दिए। ये हमारा पूरा जो भी था ये हमने नेपाल के बारे में पढ़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है देश श्रीलंका, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। श्रीलंका आपका 1948 में आज़ाद हुआ था। इससे पहले इसको सिलोन कहा जाता था, मतलब कि 1948 से पहले श्रीलंका का नाम सिलोन था। आज़ादी के बाद से ही यहाँ पे क्या है कि जो आपका लोकतंत्र है वो सफलतापूर्वक स्थापित है। आज़ादी के बाद से ही सफल लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में अपनी अच्छी स्थिति के बावजूद भी श्रीलंका में कहीं ना कहीं बहुसंख्यक और तमिल समुदाय में जातीय संघर्ष का शिकार रहा है। ये क्या बात है, मतलब कि श्रीलंका में आप कहें तो ना अंदर ही अंदर इस देश के कहीं ना कहीं दिक्कतें चलती रहती है। और वो दिक्कत किन के बीच में है, पहला तो आपका समूह है सिंगली, और दूसरे हैं आपके जो तमिल भाषाई लोग हैं। इनके बीच में एक आप कहें तो झगड़ा है कि क्या हुआ, जो आपका भारत है ना, भारत के जो दक्षिण में आपके लोग रहते हैं तमिलनाडु साइड वाले, उन्होंने क्या करा कि वो लोग श्रीलंका में जाके बस गए। और अब वो लोग क्या मांग कर रहे हैं कि हमारा है श्रीलंका, हमें अलग से देश दिया जाए। और श्रीलंका के जो लोग हैं सिंगली, वो इस बात का विरोध करते हैं, आप हमारे देश में रहते हैं लेकिन ये देश आपका नहीं है, तो हम आपको अपने देश में से एक नया देश नहीं बना कर दे सकते। आपको यदि देश की मांग करनी है तो आप अपने भारत में जाकर अपनी सरकार से कीजिए, श्रीलंका में आपके लिए कोई देश नहीं है। तो ये इनके बीच में थोड़ा सा आप कहें तो गृहयुद्ध वाली स्थिति है। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो श्रीलंका के लोग हैं हम उनको सिंगली बोलते हैं। अब इनके बीच में क्या दिक्कत है, देखिए। सिंगली भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसी एक बहुत बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ हैं ये लोग जो सिंगली हैं, और इनका मानना है कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि यह सिर्फ सिंगलियों का देश है। अब तमिल लोग कहते हैं कि हमें सारी सुविधाएं चाहिए यदि हम श्रीलंका में रहते हैं, हमें एक नया देश चाहिए श्रीलंका में। लेकिन इस बात का विरोध कौन करता है, सिंगली लोग। वो ये बोलते हैं कि आपके साथ कोई रियायत जो है वो नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि ये देश आपका नहीं है और आपको यहीं पर एक नया देश नहीं मिल सकता। तो ये एक मुद्दा है। और तमिलों का कहना क्या है, यहाँ पे एक आपका संगठन है जिसको लिट्टे बोलते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपसे पूछ लेगा कि लिट्टे की फुल फॉर्म क्या है। तो आप इसको एक बार नोट कर सकते हैं, इसका एसएस ले सकते हैं। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव के कारण 1983 में एक उग्र आप कहें तो तमिल संगठन लिट्टे यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम बनाया गया। इसने यहाँ श्रीलंका में तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से में जो है आपका लिट्टे का नियंत्रण है, मतलब कि जो इसका उत्तर और पूर्वी का हिस्सा है ना, वहाँ पे लिट्टे लोग रहते हैं। लिट्टे से मतलब है जो तमिल भाषाई लोग हैं, तमिलनाडु वगैरह से गए हुए लोग हैं, वो रहते हैं।
तो अब इनके बीच में जातीय संघर्ष चल रहा है कि आप अपने देश में वापस जाइए, आप हमारे देश में आपने जितने भी क्षेत्र में कब्जा कर रखा है आप उसे छोड़ दीजिए और अपने देश में वापस चले जाइए। आपको यहाँ पे कोई रियायत नहीं मिलेगी, कोई पॉलिसी वगैरह नहीं मिलेगी। तो ये इनके बीच में क्या है, एक जातीय संघर्ष चल रहा है कहीं ना कहीं। आगे देखिए, क्योंकि यहाँ की जातीय संघर्ष की समस्या भारतवंशी लोगों से जुड़ी है, इसके कारण क्या है कि जो वहाँ के श्रीलंका में रहने वाले तमिल जनता है उन्होंने भारतीय सरकार से एक कहें तो रिक्वेस्ट की कि आप जो भी श्रीलंकाई तमिल हैं इनकी रक्षा करें। इसके बाद क्या हुआ कि जो भारत है उसने अपनी सेना को श्रीलंका में भेज दिया, जिसके बाद श्रीलंका और भारत के बीच में जितने भी आप कहें संबंध थे वो बहुत ज़्यादा बेकार हो गए, कड़वे हो गए। वो कैसे, 1987 में भारतीय सरकार ने इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई और स्थिति सामान्य करने के लिए भारतीय शांति सेना को वहां पर भेजा गया श्रीलंका में। श्रीलंकाई जनता ने समझा कि भारत उनके अंदरूनी मामलों में क्या है, दखल दे रहा है। फिर 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना को बिना लक्ष्य हासिल किए वहाँ से बुला लिया। अब क्या हुआ कि श्रीलंका देश में भारत से ही गए हुए कुछ लोग बस गए और वहाँ पे अब क्या बोलते हैं कि हमें यहीं पर एक देश चाहिए, ये हमारा एरिया है। और यहाँ पर जो श्रीलंका के निवासी हैं, सिंगली लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि आप दूसरे देश से आकर हमारे देश में बस गए हैं और अब आपको एक देश भी चाहिए। इसके बाद क्या हुआ कि जो भारत के लोग हैं ना, भारतवंशी तमिल लोग, उन्होंने भारतीय सरकार से मदद मांगी कि ये जो लोग हैं सिंगली हमारे ऊपर अत्याचार वगैरह कर रहे हैं, तो आप लोग हमारी रक्षा कीजिए। जिसके चलते भारत ने अपनी शांति सेना श्रीलंका में भेजी, जिसके बाद श्रीलंका ने इसकी आलोचना की और बोला कि ये हमारे अंदरूनी मामलों में कहीं ना कहीं दखल देने जैसी बात है। तो ये जो पूरा संघर्ष चल रहा है ना, ये पूरा जातीय संघर्ष है जो श्रीलंका की एक बहुत बड़ी आप कहे तो प्रॉब्लम है। श्रीलंकाई जनता ने समझा कि भारत उनके अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। फिर 1989 में क्या हुआ कि भारतीय सरकार ने अपनी शांति सेना को बिना लक्ष्य प्राप्त किए हुए भारत में वापस बुला लिया। अब देखते हैं कि जो श्रीलंका में गृहयुद्ध की समाप्ति है वो कैसी हुई। 2009 मई में श्रीलंकाई सेना द्वारा लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन के मारे जाने के बाद वहाँ वर्षों से चले आ रहे गृहयुद्ध की जो है समाप्ति हो गई। यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि श्रीलंका में चल रहे जातीय संघर्ष की जो है आप कहीं समाप्ति कैसे हुई, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो वहाँ के प्रमुख थे, लिट्टे के प्रमुख प्रभाकरन के मारे जाने के बाद जो वहाँ की गृहयुद्ध वाली स्थिति थी वो समाप्त हो गई। जो जितनी भी दिक्कत थी सारी खत्म हो गई। श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बावजूद आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में उन्नति हुई है। जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाला विकासशील देशों में आपका जो श्रीलंका है वो प्रथम स्थान पर आता है। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले इसने ही अपनी अर्थव्यवस्था का जो है उदारीकरण किया। यदि हम सारे विकासशील देशों को उठाकर देखें ना, तो सबसे पहले जो आपका पॉपुलेशन पे कंट्रोल पाना स्टार्ट किया था, तो प्रथम नंबर पर आपका श्रीलंका को गिना जाता है। और इसने ही अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसी का उदारीकरण सबसे पहले किया। इसका सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है, मतलब इस एरिया का सबसे ज़्यादा आप जीडीपी कहे तो वो श्रीलंका का माना जाता है। संघर्ष के बावजूद यह अपने देश में लोकतंत्र व्यवस्था कायम रखने में सफल रहा। मतलब कि आप कह सकते हैं कि श्रीलंका के अंदर इतनी सारी जो है दिक्कतें चल रही हैं, जिसके बाद इसने अपनी जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक स्थिति है, उसको ख़राब नहीं होने दिया और उसकी जो है तरक्की होती रही, उन्नति होती रही। तो ये किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है कि उसके अंदर इतनी सारी दिक्कतें चल रही है, बावजूद इसके फिर भी वो अपनी उन्नति कर रहा है। तो इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि वो देश कितना ज़्यादा आप कहें कि उन्नत है, कितना विकासशील है। तो ये हमारा श्रीलंका था। श्रीलंका के बारे में मैं आपको पूरा एक बार फिर से रिवाइज़ करा देती हूँ। श्रीलंका में क्या है, आपका जातीय समस्या है बहुत ज़्यादा। श्रीलंका आपका 1948 में आज़ाद हुआ था, जो उसका पुराना नाम है वो सिलोन है। आज़ादी के बाद से सफलतापूर्वक यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र कायम है। यहाँ के जो मूल निवासी है हम उनको सिंगली बोलते हैं। समस्या यहाँ पर जातीय संघर्ष की है और विवाद किनके बीच में है, सिंगली और तमिल लोगों के बीच में। भारत के तमिल लोग श्रीलंका जा बसे हैं, उनका जो विरोध है वहाँ के मूल निवासी करते हैं।
वो लोग ये बोलते हैं कि हमें श्रीलंका में एक नया देश चाहिए। सिंगरी लोग कहते हैं कि श्रीलंका उनका देश है, तमिल लोगों को वहाँ पे कोई भी जो है रियायत नहीं दी जाएगी। फिर 1983 में तमिलों के संगठन लिट्टे का श्रीलंका की सेना के साथ संघर्ष चला। इसके बाद तमिल इलम तमिलों के लिए श्रीलंका में एक अलग देश की मांग कर रहे थे। आप लिट्टे की फुल फॉर्म बता देना उन्हें। भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर फिर क्या हुआ, दबाव आने लग गया कि जो सिंगली लोग हैं हमारे ऊपर अत्याचार वगैरह कर रहे हैं, आप इनको समझाने के लिए हमारी हेल्प करो। इसके बाद क्या हुआ, श्रीलंका में बसे तमिलों के हित की रक्षा करने के लिए भारतीय सरकार ने समय समय पर श्रीलंका सरकार से बातचीत के प्रयास किए। 1987 में श्रीलंका में शांति सेना भेजी गई भारत के द्वारा, जो लिट्टे से संघर्ष में वहीं पर फंस गई और बिना लक्ष्य प्राप्त किए 1989 में वापस भारत आ गई। श्रीलंका की जनता ने इसे पसंद नहीं किया। वहाँ की जो जनता है उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं अंदरूनी मामलों में दखल देने जैसा है। फिर क्या हुआ कि जो आपके स्कैंडिनेवियाई देश और नॉर्वे और आइसलैंड ने इन दोनों के बीच में समझौता कराया। फिर श्रीलंका की जो है आर्थिक वृद्धि बहुत अच्छी हो गई। श्रीलंका की जो जनसंख्या है वहाँ पे भी नियंत्रण बहुत अच्छा है। ऐसा करने वाला जो आपका प्रथम कहें विकासशील देशों में तो श्रीलंका पहले नंबर पर आता है। अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा और सबसे पहले उदारीकरण भी आपका श्रीलंका ने किया। तो यदि मैं आपको भारत और श्रीलंका के बीच में वाद और विवाद जैसे मुद्दों के बारे में चर्चा करूं तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सहमति के मुद्दे बताना चाहूँगी, जैसे मुक्त व्यापार समझौता, मित्रता की अच्छी संधियाँ। श्रीलंका में सुनामी के टाइम पे भारत द्वारा उनकी मदद भी की गई। श्रीलंका से शांति सेना को वापस बुलाया गया। तो ये कुछ सहमति थी हमारे भारत और श्रीलंका के बीच में। और मैं आपको विवादों की गिनती कराऊं तो तमिल लोगों की जो परेशानी है, जातीय संघर्ष है, ये मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं विवाद के सेक्शन में आ जाता है आपका। फिर तमिलों द्वारा श्रीलंका में किया गया देश की मांग, ये भी एक आप कहें विवाद का मुद्दा है। लिट्टे का संघर्ष, फिर जो 1987 में भारत ने अपनी सेना को श्रीलंका में भेजा था, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आप कहें तो मुद्दा है, विवाद का मुद्दा है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा श्रीलंका था जिसके बारे में हमने पढ़ा कि यहाँ की जो जातीय संघर्ष है वो कैसा है, यहाँ का जो गृह युद्ध है वो क्या है, किन के बीच में है, क्यों है, इसके लिए क्या किया गया, ये कैसे ख़त्म हुआ। तो ये आज की हमारी वीडियो थी जिसमें हमने श्रीलंका और आपका जो नेपाल है उसके बारे में पढ़ा। शुरू से लेकर अब तक इनके बीच में लोकतंत्र को लेकर जितनी भी बातें आई हैं हमने उन सब के बारे में पढ़ा। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, ये सेकंड पार्ट था आपके चैप्टर नंबर 5 का। तो मैं होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप थम्स अप का मुझे रिएक्शन दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं जल्द आपके लिए इसी चैप्टर का पार्ट 3 लेके आऊँगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, बाय।